बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्ट वेलकम टू सीए क्लास। आज आपकी ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया सफ़र स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टार्ट है मेरा ख्याल है सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तो हाफ़िज़ साहब जो हैं वो कुछ आयतें आपके सामने तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़ फ़ज़िअू फ़ला फ़ौत वउख़िज़ू मिन मकानिन क़रीब वक़ालू आमन्ना बिही वअन्ना लहुमुत्तनावुशु मिन मकानिन बईद वक़द कफ़रू बिही मिन क़ब्ल वयक़ज़िफ़ून बिलग़ैबि मिन मकानिन बईद वहील बैनहुम वबैन मा यश्तहून कमा फ़ुइल बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल वरब्बुक अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये ज़रा इसकी सेटिंग कर दो ना ताकि इसका वॉल्यूम से चेक कर लो। पहली क्लास है तो इसके अंदर तो बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा होगा। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपसे मैं बोलूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू सीए। एक चीज़ हम छोड़ कर लें कि आप इंतहाई महफूज जगह पर पहुँच चुके हैं। जो लोग बीएससी इंजीनियरिंग के ख्वाब देख रहे थे, एमबीबीएस के ख्वाब देख रहे थे, शायद उनको महीना पहले ये फील हुआ कि उनके ख्वाब टूट रहे हैं, वो ये तो बड़ा गर्क हो गया, एडमिशन नहीं हुआ। तो उनके लिए मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से खुशखबरी दे रहा हूँ कि उससे बेहतर जगह पे आप पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह। क्योंकि इंशाल्लाह 5-5.5 साल बाद जब आप फील करेंगे कि आपके दोस्त कहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, मेडिकल किया हुआ है, और आप कहाँ पर हैं, तो देखिएगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको इंशाल्लाह फील होगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब आप किसी को बताते हैं ना कि मैं सीए की स्टार्ट करने लगा हूँ, सीए कर रहा हूँ, तो एकदम एक बंदा जो है ना वो ऐसे करता है कि वो ये कहाँ पर पंगा ले लिया, ये तो बहुत मुश्किल है, ये क्या कर रहे हो। अब उसको आपकी कैलिबर का पता ही नहीं है कि आप माशाल्लाह 5-5.5 साल में सीए करने वाले हो। तो खामखा से हर एक बंदा आपको डालने की कोशिश करेगा, तो उनकी बातों में नहीं आना आपने। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो कि आपको कहीं से कहीं उठा के ले जाएगी, वो क्या है? हार्ड वर्क, मेहनत। मैंने इधर अब 20-22 साल से ज्यादा हो गए हैं, कितने ही ऐसे लोग देखे हैं जो कि ज़हीन भी नहीं थे, ज़हीन भी नहीं थे, इंग्लिश भी वीक थी उनकी। ही गोज और ही गो में, दे गोज और दे गो में फर्क नहीं पता था उनको, इतनी ग्रामर वीक थी उनकी। किसी गौशों से आए हुए थे, वहां पर इंग्लिश नहीं अच्छी पढ़ सके वो, लेकिन जहां आके उन्होंने क्या किया है, अपनी कमिटमेंट शो की है। जो मैंने देखा कि उनकी इंग्लिश वीक है, तो उनको मैंने आराम से साइड पे, ये नहीं कि सबके सामने कोई बेइज्जती की जरूरत नहीं होती ये वाली, ये तो शुक्र करें कि आप पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, उनका जितनी भी सकत है ना उस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं वो। तो बस आप किसी गाँव में पढ़ते रहे तो चलिए इंग्लिश ठीक नहीं थी, यहां आके लोगों ने क्या किया है, इंग्लिश अपनी ठीक की है। उन्होंने ये चीज ज़हन में बिठा ली कि मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और मैं अभी भी यहाँ आपके सामने बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, कितने ही ऐसे लोग थे जिनकी इंग्लिश ग्रामर ये नहीं थी, उनको पता ही गोज और ही गो, लेकिन इस वक्त वो बिलीवरिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर फुल चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर बैठे हुए हैं। क्यों? मेहनत। उन्होंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया, यानी कि यहीं पे शाम को कोई अकेडमी ज्वाइन कर ली, कोई टीचर ज्वाइन कर लिया, और उसके साथ उन्होंने इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर ली और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो याद रखें कि ये जो है ना
कि मैं ज़हीन नहीं हूं फलां, या मेरे मैट्रिक के और इंटर के नंबर कम आए हुए हैं, मैं नहीं कर सकता। नो, जो कुछ हो गया भूल जाए उसको। अब आज आप बिल्कुल 0 पॉइंट से एक नया सफर उसका आगाज करें विद दिस वर्ड, बस यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो नेगेटिव लोगों की बातों में नहीं आना, आपने पॉजिटिव रहना है और मेहनत करनी है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, वो जापानीज जो इतने ज्यादा आगे पहुंच गए हैं ना, 1945 में वो 0 हो गए थे 2 एटम बम गिरने के बाद, उन्होंने क्या किया है, टाइम को यूज किया, उन्होंने एक एक सेकंड को यूज किया है और कहां पहुंच गए हैं वो। ठीक है, अच्छा, तो बाकी जो ऐसा चीजें हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह होता रहेगा आपका। इस वक्त जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि इकोनॉमिक्स जो है उसका स्टार्ट क्या कुछ है, फला वो चीजें ऐसा हम देख लेते हैं। तो देखिए कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे सब्जेक्ट के तौर पर। अच्छा, ये ध्यान में रखना कि हमारे सब्जेक्ट का नाम इस वक्त क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो कुछ अर्सा पहले जो है, जब पीआरसी से पहले एएफसी था, एएफसी और कैफ था, अभी है पीआरसी और कैफ, उससे पहले क्या था, एएफसी और कैफ था। उस वक्त इस सब्जेक्ट का नाम था आईईएफ, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। ये सिर्फ तारों के कुछ लोगों के पास पुरानी बुक्स पढ़ी हुई होती हैं, तो वो कहीं वो उसको आप फॉलो करना चाहेंगे तो वहां थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा आपको, तो इसमें कुछ चेंजेस हैं। अच्छा, जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर हमने क्या कुछ पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का अपना एक स्कोप होता है। वो चेक करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, इसका स्कोप क्या है, इसमें हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, वो चेक करते हैं जरा। अब में से मेजॉरिटी जो है, मुझे पता है कि साइंसेज पढ़ के आई है, वो न्यूटन और पता नहीं क्या कुछ आपने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अच्छा देखिए, मैं बताना चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। स्टार्ट करते हैं जरा। देखिए, एक सब्जेक्ट है जो यहां से स्टार्ट होता है, ये इसका 0 पॉइंट है, और ये उसका एंड पॉइंट है जहां कि वो सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, ये वाला। इस सब्जेक्ट में हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंगल्स। बताइए सब्जेक्ट का नाम क्या होगा, मैथ। तो देखिए हमने यहां पर लिख दिया मैथ। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एक सब्जेक्ट जो है उसका स्कोप में बात कर रहा हूं। द थिंग स्टैंडिंग ओवर हियर इज नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। क्यों, मैंने ये कह दिया, ये एंड पॉइंट है उसका। एंड द थिंग स्टैंडिंग ओवर हियर इज नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये देखिए, ये मैथमेटिक्स है। अच्छा, इसी तरह से एक और सब्जेक्ट को ले लेते हैं, यहां से एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और यहां जाके जो है वो खत्म हो रहा है वाला। इसके आप पढ़ते हैं वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, क्या होगा, फिजिक्स होगा ये वाला। जो चीज जहां खड़ी है वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है। क्या हम स्कोप देख रहे हैं, हमने लिमिट लगा दी है कि ये चीजें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। सो मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आई वांट टू से दैट माय सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। दिस इज द 0 पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इसको मैंने सब्जेक्ट को क्या नाम दे दिया है, इकोनॉमिक्स का। सो व्हाट टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स, तो इसमें प्लीज बी केयरफुल। यहां पर हम क्या वर्ड लिखेंगे, वेल्थ और मनी का। जहां कहीं भी रुपए पैसे की बातें हो रही होंगी, वेल्थ जनरेट होने की बातें हो रही होंगी, वो सब्जेक्ट मैटर किसका होगा, इकोनॉमिक्स का होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक्स क्या क्या चीजें पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, भी थोड़ी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो है वो है आप 2 जुलाई 2025 पे बाहर हैवी रेनफॉल है इस वक्त। बहुत सारे लोग अभी नहीं पहुंच सके, कई लोग जो है लेट हैं इस वजह से, क्या, रेन की वजह से। इस वक्त सख्त बारिश हो रही है बाहर, और ये देखिए जरा 2 जुलाई 2024 को सनशाइन था, सब धूप निकली हुई थी, इस वक्त गर्मी थी, क्या, पूरे 1 साल पहले। तो इसको क्या बोलेंगे हम, चेंज ऑफ वेदर, मौसम चेंज हो गया है। तो ये मौसम चेंज होने वाली बात है, क्या ये हम इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिस्ट डिस्कस करेंगे, नहीं, साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट डिस्कस करेगा। ठीक है, तो चलिए एक और देखते हैं जरा। ये डॉलर कंपनी है, तो डॉलर कंपनी ने लास्ट ईयर 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। क्या ये इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे, यस। देखिए 1 करोड़ रुपया, डॉलर, येन, यूरो, आपके पास क्या हो गया है, वेल्थ की बातें हो रही है, मनी की बातें हो रही हैं। तो जब ये होगा तो क्या होगा, ये इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये हमने देख लिया कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमने क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी, ये इस तरह की चीजें आएंगी हमारे पास। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बोले, एनीथिंग।
अच्छा चलिए अब हम आते हैं एक ना कि इकोनॉमिक्स का 0 पॉइंट क्या है। 0 पॉइंट का क्या मतलब होता है। अभी देखिए डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन होपफुली आज ही मैं स्टार्ट करूंगा। डेफिनेशन जो है वो बात की बात है। अभी आते हैं 0 पॉइंट की तरफ जरा। तो 0 पॉइंट जो है उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे 0 पॉइंट। अब देखिए ना इस्लामाबाद के अंदर एक 0 पॉइंट है। जो बंदा भी कहीं बाहर से आ रहा है, गुजरात से, लाहौर से, पिंडी से, 0 पॉइंट पे पहुंच के अब वो देखता है कि मैं सज्जे जाना है, खब्बे जाना है या सीधा जाना है। क्या मतलब है। 0 पॉइंट पे पहुंच के आप अपनी मंजिल का तयन करते हैं कि किधर मुड़ना है हमने। तो फिर इकोनॉमिक्स का 0 पॉइंट क्या है वो चेक करते हैं। अब डेफिनेशन नहीं है ये वाली, ये ध्यान में रखना। ठीक हो गया। अच्छा अब 0 पॉइंट का मतलब जो है कि अभी आपके ज़हन में कोई भी चीज नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो सुभान है इसने किया हुआ है कि एफएससी इंजीनियरिंग की हुई है। अब एफएससी इंजीनियरिंग की हुई है, इसका जो है वो दिल कर रहा था कि मैं बीएससी इंजीनियरिंग करूंगा। इसका दोस्त है अली, उसने भी इसके साथ ही एफएससी इंजीनियरिंग की हुई है। अब दोनों का मूड ये है कि हम बीएससी इंजीनियरिंग करेंगे। जब लिस्टें लगी यूनिवर्सिटी के अंदर लिस्टें लगी, दोनों का नाम नहीं आया, दोनों परेशान बैठे हुए हैं। अब अली इसको फोन कर रहा है कि तुम्हारा नाम भी नहीं आया, मेरा नाम भी नहीं आया, क्या करें। अब अली इसको कहता है यार सीए ना कर ले। अब देखिए फर्स्ट टाइम ये जो वर्ड सीए का है स्ट्राइक किया है इसके कानों को, दैट इज कॉल्ड 0 पॉइंट। अभी तो उसको पता ही नहीं है कि सीए क्या होता है। अब इन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी, व्हाट इज दिस। उसके बाद उन्होंने देखा, जनाब कोऑर्डिनेटर से मिले, जनाब डिस्कस करने के बाद शायद 2 घंटे के अंदर इनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली कि यार ये तो हम वैसे ही खज्जल ख्वार हो रहे हैं। किसके पीछे। बीएससी इंजीनियरिंग के पीछे। ये तो सीए की फील्ड तो बहुत अच्छी है। अब देखिए कि ये 0 पॉइंट था जब फर्स्ट टाइम उसके कानों में ये आवाज आई है। तो देखिए कि 0 पॉइंट के ऊपर सबसे पहले क्या कंसिडर किया गया। एक पर्सन कंसिडर किया गया। एक पर्सन को आप जिसको सिंपली एक फर्द कहते हैं, 1 पर्सन। व्हाट अबाउट दैट पर्सन। इस पर्सन के बारे में 3 चीजें डिस्कस करी। ये देखें जरा। नंबर 1 फूड, इसको क्या कहते हैं, खुराक। व्हाट डज ही ईट, वो क्या खाता है। नंबर 2 क्या था, क्लोथिंग। क्लोथिंग क्या होता है, लिबास। व्हाट डज ही वियर। तीसरा स्टेप क्या था, शेल्टर। शेल्टर क्या होता है ये वाला, रिहाइश। तो अब ये देखें कि ये देखें व्हाट अबाउट अ पर्सन, 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स वर कंसिडर्ड। व्हाट डज ईट, व्हाट डज ही वियर, हाउ डज ही लिव। जब 3 चीजें डिस्कस की गई एक पर्सन के बारे में, तो क्या हम इसको कह दें कि ये इकोनॉमिक्स है। नहीं, इसको इकोनॉमिक्स का नाम नहीं दिया गया, डिफरेंट नाम दिए गए, उसको छोड़ दें बैक एंड वगैरह। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सोचा गया कि इंस्टेड ऑफ अ पर्सन a broader group should be considered। तो एक पर्सन, सिर्फ एक सिंगल पर्सन से निकल के बाहर जब पहुंचेंगे तो क्या नजर आएगा आपको, फैमिली। तो ये देखिए इससे बड़ा 4, 5, 6 लोग होते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए फैमिली या खानदान जो होता है। तो अगेन सेम 3 एस्पेक्ट्स वर कंसिडर्ड आउट ऑफ फैमिली। क्या, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। क्या यहां पर इकोनॉमिक्स का इसका नाम दे दें, नहीं, मतलब इसका नाम दीजिएगा पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो फिर क्या हुआ, फिर ये कहा गया कि नहीं भाई, अ ब्रॉडर ग्रुप जो है शुड बी कंसिडर्ड। उसका क्या नाम होगा, सोसाइटी, मुआशरा। तो जो एक मुआशरा है उसके बारे में 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स कंसिडर किए गए। कौन से, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। So when we reach this point, we can say that we are studying the subject of economics। तो देखिए एक सोसाइटी के बारे में, एक माशरा जो है, कम्युनिटी जो है, उसके बारे में हम 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स कंसीडर कर रहे हैं। इनको क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान ही है बेसिकली इकोनॉमिक्स। वो रात को देख लिया करो 7 बजे 8 बजे टॉक शो चल रहे होते हैं, उसके अंदर हर बंदा यही कह रहा होता है कि किस तरीके से हम गुजारा करें, क्या पैसे कम है, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये चीजें डिस्कस हो रही होती है। और यही चीजें सारी की सारी, तो लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। ये लोगों को गुजारे का क्या मतलब है, ये नहीं, खाने को पूरा नहीं हो रहा, बिजली का बिल दे, क्या करें। तो ये देखिए ये सारी इकोनॉमिक्स है आपकी। तो रोटी कपड़ा मकान। अच्छा कोई बता सकता है कि रोटी कपड़ा मकान का स्लोगन, ये नारा किसका है। रोटी कपड़ा मकान का नारा किसका है,
पीपी का या बेनजीर भुट्टो का? भुट्टो का। कोई और सही कौन बताएगा? मैं बता रहा हूं आपको, ना ये पीपी का नारा है, ना ये भुट्टो का नारा है, ना ये बीबी मीन बेनजीर भुट्टो का नारा है, ना ये बिलावल का नारा है। ये पीएमएलएन वो तो जो हमारे पास है वो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, चुप कर जाओ आप। अच्छा हाँ जी, सर ये गरीब का तो गरीब कौन है, क्या है इसको कहते हैं? अच्छा सुने इधर, गरीब का नारा कैसे है? ये नारा है, ये देखो, मैं ये पूरा हमने चैप्टर 1 के अंदर ये टॉपिक पढ़ना है हमने। ये नहीं सोशलिज्म, जब चैप्टर 1 आप खोलेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा कुछ चीजें, तो उसमें लिखा होगा इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक होगा कैपिटलिज्म, फिर नजर आएगा सोशलिज्म। ये देखो जी, सोशलिज्म जो होता है इसके अंदर फुल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, कोई प्राइवेट चीज नहीं होती। ये आप राइज में बैठे हुए हैं ना, तो ये राइज एक प्राइवेट इदारा है। अगर यहां फुल सोशलिज्म आ गया ना तो राइज खत्म, क्या बन जाएगा? सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाएगा। तो जो कुछ भी सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया तो रोटी कपड़ा मकान देना किसकी जिम्मेदारी हो गई? गवर्नमेंट की हो गई। याद रखना, ये सोशलिज्म हमने पढ़ना है, इसको कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा कहां पर है? नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया के अंदर है ये, ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये पहले कहां पर था? यूएसएसआर के अंदर था। यूएसएसआर जो कि इस वक्त क्या कहते हैं उसको? रशिया, ये वहां पर था। ठीक है, तो फिर सुन लें, आप जो कह रहे हैं ना भुट्टो पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद लीडर है जो प्रो रशियन था। इवन उसकी बेटी बेनजीर भुट्टो भी प्रो अमेरिकन थी। तब देखिए अमेरिका का और रशिया का, अमेरिका क्या चाहता है? फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म चाहता है अमेरिका। ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद हम। और दूसरी तरफ क्या है? सोशलिज्म। सोशलिज्म कौन चाहता था? यूएसएसआर, यानी कि जिसको जो टूट के क्या बन गया? रशिया। तो ये 1991 में यूएसएसआर टूट गया, डिसइंटीग्रेट हुआ, क्या बन गया? रशिया। तो ये यूएसएसआर चाहता था सोशलिज्म, अमेरिका क्या चाहता है? कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट। ठीक है, तो ये फिर सुने, आपने भुट्टो क्यों कहा? भुट्टो जो था वो क्या था? रशियन अप्रोच थी उसकी। तो भुट्टो जो है वो चाह रहा था कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं? सोशलिज्म। 1 जनवरी 1974 को कहा जाता है कि बहुत सारे कॉलेजेस और बैंक्स नेशनलाइज कर लिए गए थे। क्या? गवर्नमेंट के दायरे में ले गए थे। क्या? गवर्नमेंट कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है ना वहां पर सोशलिज्म के अंदर। तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ था, ये वाला खासा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। बहरहाल ये पढ़ लेंगे डिटेल में बाद में। तो रोटी कपड़ा मकान का नारा सोशलिज्म का है। ठीक हो गया? भुट्टो शट्टो का नहीं है, वो उसको अटैच इसलिए कर दिया जाता है कि वो भुट्टो सोशलिज्म यहां पर चाहता था, इस वजह से। अच्छा जी, चलिए, ये तो हो गया हमारे पास कुछ चीजें कि क्या इसमें 0 पॉइंट है। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि जो डिफरेंट लोग, चलिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जो लोग मैथमेटिक्स में रिसर्च कर रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं आप? मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट्स, लाइकवाइज। अब जो इकोनॉमिक्स में जो लोग रिसर्च कर रहे होंगे उनको क्या कहेंगे? इकोनॉमिस्ट्स। तो उन इकोनॉमिस्ट को क्या कहते हैं? मजीद एक और नाम लिखने लगा मैं, ये देखिए जरा, ये देखिए इकोनॉमिस्ट्स। इनको और क्या कहते हैं? स्कूल्स ऑफ थॉट। स्कूल्स ऑफ थॉट, मकतबा फिक्र। ठीक है, तो ये जो मकतबा फिक्र है हमारे पास, ये क्या है, किसका है, ये देखना है हमने कि इकोनॉमिक्स के अंदर मकतबा फिक्र जो है वो क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं देने लगा हूं। मकतबा फिक्र जो है, स्कूल्स ऑफ थॉट, हमारे 4 इमाम हैं, आपने सब में नाम सुना होगा। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, ठीक है, और इमाम कौन सा मैं भूल रहा हूं वाला, ये 4 इमाम है जो हमारे। ठीक है, अब ये देखिए इनका क्या है, एक स्कूल ऑफ थॉट है हर एक अपने अपना। इमाम अबू हनीफा है मतलब। अच्छा, तो अब ये देखिए कि हर एक का स्कूल ऑफ थॉट है। अगर आप एक और रेफरेंस लेंगे तो अहले शिया। अब देखिए हर एक की थिंकिंग डिफरेंट है, अपनी मेथोडोलॉजी डिफरेंट है, तरीकाकार मुख्तलिफ है उनका, लेकिन डेस्टिनेशन, मंजिल सेम होती है। ठीक हो गया? तो फॉर एग्जाम्पल अहले तशी कहेंगे कि हम तो हाथ जो है ऐसे बांध के नहीं पढ़ेंगे, नमाज ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, बरेलवी क्या कहते हैं? बरेलवी कहते हैं जी हमने नमाज के बाद ऊंचा कलमा पढ़ना है मस्जिद के अंदर, जमात के बाद ऊंचा कलमा पढ़ते हैं वो। और बरेलवी कौन होते हैं? जो मज़ारों पे जाते हैं, दाता दरबार के ऊपर जो भी बकायदा हाजिर लगा रहे हैं वो कौन होंगे? उनको सारे बरेलवी कहेंगे। इसके अगेंस्ट क्या होगा?
देवबंदी। तो देवबंदी जो है वाले ये मज़ार शारों के बड़े सख्त अगेंस्ट है, मौलाना फजल रहमान है मसलन जो उनसा इस तरह से। अहले हदीस जैसे उस ज़्यादातर सऊदीया वालों को कह रहे हैं, अहले हदीस को ना रफ़ा यदैन करते हैं, ये तो ना रफ़ा यदैन, ये यद आपको कहते हैं अरबिक में ना, यदैन दो हाथों को, तो वो रफ़ा यदैन ऐसे करते हैं, वो जब रुकू से उठेंगे देखें ऐसे करेंगे वाले, तो उसकी भी एक लॉजिक है पीछे, उनको हम डिस्कस करें। अच्छा, तो अब ये देखिए कि क्या इनमें से किसी एक स्कूल ऑफ थॉट की, चाहे इमाम शाफी, हम्बल, मालिक, क्या किसी की नीयत खराब है? किसी की नीयत खराब नहीं है, सबका सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होता है, मेथोडोलॉजी डिफरेंट होती है, डेस्टिनेशन सेम होती है। तो अभी हम प्रूव करेंगे ये कैसे ही करेंगे ये वाला, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। इस वक्त आप F8 मरकज में बैठे हुए हैं, अज्यूम कर लो कि आप कराची कंपनी में थे, G9 में थे, 3 दोस्त आप, ये देखिए ये G9 में कराची कंपनी में आप 3 दोस्त हॉस्टल में रहते हैं। अब किसी वजह से आपने देखिए जरा कि ये अपने F8 पहुंचना है, एक दोस्त कहता है मैं तो सीधा यहां से टैक्सी पकड़ने लगा हूं, दूसरा दोस्त कहता है कि नहीं मैं तो बाइकिया पे ऐसे से जाऊंगा, तीसरा कहता है मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट दूसरी पकड़ूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा। अब देखा जरा, 3 दोस्तों की डेस्टिनेशन क्या है, मंजिल क्या है, सेम, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है, कैसे जाना है, तरीकेकार मुख्तलिफ है आपका। चलिए एक और छोटी सी एग्जांपल एक और ले लेते हैं। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं जनाब। लो जी, अब 2 दोस्त हॉस्टल में रहते हैं आप इकट्ठे, डेस्टिनेशन क्या है, पीआरसी क्लियर करना, सीए करना। अब एक दोस्त कहता है मैं सुबह सुबह उठ के प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, अल्लाह भला करे इसका, सुबह सुबह फजर के बाद मैं सबसे पहले जो है इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। दोनों फजर की नमाज भी पढ़ते हैं। दूसरा कहता है नहीं नहीं यार इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, सबसे पहले मैं ना क्यू से स्टार्ट करूंगा, मैं इसके बाद जो है वो करूंगा काउंटिंग, ये कह रहा है कि इसके बाद मैं करूंगा इंग्लिश, BCW जो भी कहते हैं उसको। अब देखो जरा क्या हो रहा है यहां पर कि 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपने पूरे दिन के अंदर, 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, लेकिन आपका तरीकेकार मुख्तलिफ है। डेस्टिनेशन क्या है कि आपकी पीआरसी क्लियर हो जाए आपकी, ठीक है। तो अब ये देखना कि ये सारे के सारे इनकी वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होगा, लेकिन डेस्टिनेशन सेम होगी। तो चेक करते हैं कि ये स्कूल ऑफ थॉट इकोनॉमिस्ट जो है ये कौन कौन से हैं कुछ। ये देखिए एक और वैसे एग्जांपल ले ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, आप सब ठीक है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, ठीक है, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी एंड लाइकवाइज, ये क्या है, ये सारी क्या है, पॉलिटिक्स के अंदर क्या है, स्कूल ऑफ थॉट है। अब बिलावल कहता है ये मेरी पॉलिटिक्स है, ये मेरा बात है, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, दूसरा कोई ना कोई वो कह रहा है कि मेरी ये पॉलिटिक्स है, ये जो है मेरा बात है, ठीक है। हर एक बंदा इनमें से, हर पार्टी क्या चाहती है, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ठीक है। अच्छा जी, स्कूल ऑफ थॉट में से लिखते हैं नंबर 1, सबसे पहले आप लिखिएगा क्लासिकल्स। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है, इसकी लीडिंग पर्सनैलिटी कौन सी, अभी थोड़ी देर में लिखते हैं। ये देखें इधर, अगर मैं यहां से स्मॉल एस हटा दूं ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो ये देखिए क्लासिकल्स बहुत है, बस ये वाला तो हमें पूरा नहीं लिखना पड़ा। तो नंबर टू मान लिखेंगे न्यू क्लासिकल्स, NEO, न्यू क्लासिकल्स, NEW नहीं है, यानी यहां नहीं लिखा NEW, वैसे स्कूल ऑफ थॉट है NEW, वो क्या करेंगे, हमने पढ़ना नहीं है, उसको छोड़ दें फिलहाल आपके, ये सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं। नंबर 3 क्या करेंगे हम, केन्जियंस कहते हैं इनको, ये जो केन्स के फॉलोअर्स हैं उनको केन्जियंस कहा जाता है। नंबर 4 हो जाएगा मॉन्ट्रिस्ट्स, ठीक है। और उसके बाद नंबर 5 पे क्या आएगा, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स। इनमें लीडिंग पर्सनैलिटी, मसलन आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून, तो फटाफट आपके नून क्यों लगा हुआ है, ये नवाज शरीफ के लिए, पीपल्स पार्टी जरदारी, तो अपने एक एक लीडिंग पर्सनैलिटी होती है जो उसको रन कर रही होती है। अब देखिए क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो लीडिंग पर्सनैलिटी है वो कौन सी है, एडम स्मिथ। तो ये बार बार आपको नाम नजर आएगा एडम स्मिथ का, क्यों, इसने सबसे पहली बुक लिखी, इकोनॉमिक्स की सबसे पहली बुक लिखी, तो लाजिम बात है जो पहली बुक लिखेगा वो इवॉल्व कर रहा है पूरे सब्जेक्ट को, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये ऐसे ही है जैसे फिजिक्स के अंदर न्यूटन का बहुत बड़ा रोल किया, आप उसको बार बार पढ़ते हैं। न्यू क्लासिकल में क्या होगा, एल्फ्रेड मार्शल जो है आपके पास न्यू क्लासिकल में आ जाएगा। केन्जियंस में ये देखें, ये देखें, ये मैंने हटाया, ये देखें नाम बन गया केन्स, इकोनॉमिस्ट का नाम है केन्स,
तो पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स 1936 के बाद इसकी चली थी। तो केन्स जो है उसके फॉलोअर्स को केन्जियंस कहा जाता है, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू क्या है? फ्रीडमैन, ये फ्राइडमैन नहीं है, ठीक है। फ्रीडमैन जो है ये क्या है? मॉन्टेस्क्यू स्कूल ऑफ थॉट। और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या है? प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स जो है वो, देखिए इसमें से हमने ये क्यों लिखे इसकी डेफिनेशन नंबर 1 इसकी पढ़ेंगे, जो कि आज स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन। डेफिनेशन नंबर 2 इसकी पढ़ेंगे, डेफिनेशन नंबर 3 इसकी पढ़ेंगे हम। ये भी मैंने क्यों लिखे, तो ये देखिए जरा गौर से। इनकी डेफिनेशन 3 हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप पेज 1 खोलेंगे, वहां डेफिनेशन आपको नजर आएगी। अभी तक मैंने जो बातें की हैं पिछले आधे घंटे में आपके साथ, उसमें अभी बुक से कोई ताल्लुक नहीं है, यहां से आपके पास बुक स्टार्ट होगी। ये देखिए जरा, केन्जियंस। केन्स ने क्या किया था? एक पॉलिसी दी थी, क्या उसको कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। तो अब ये फिस्कल पॉलिसी का पूरा चैप्टर 9 आपको वहां पर नजर आ जाएगा फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। इस तरह से मॉन्टेस्क्यू पॉलिसी देंगे, कौन सी? मॉनिटरी पॉलिसी। तो मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो इन्होंने दी, और वो क्या है? चैप्टर 12 सारे का सारा उसको आपको नजर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो 3 हमने डेफिनेशंस पढ़नी है, वो जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और बाकी जो पॉलिसीज हैं वो हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। अच्छा जी, अब जो है एक चीज मैं आपको बताने लगा हूं कि इनकी वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होगा, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होगा, लेकिन डेस्टिनेशन सेम होगी। मैं एग्जांपल एक लेने लगा हूं जरा। अच्छा जी, तो इनमें केन्स और फ्रीडमैन की बातें करते हैं जरा। देखिए जरा इधर, इकोनॉमिक्स के अंदर 2 बहुत बड़े जो टॉपिक्स कंसिडर होते हैं ना, महंगाई, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ठीक हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, दूसरा क्या है? इन्फ्लेशन, क्या होता है? महंगाई। ये 2 पूरे चैप्टर है आपके पास पूरी बुक के अंदर। अच्छा जी, देखिए जी, हम केन्स के पास गए, केन्स को बोला कि यार इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसको टैकल करना है, कैसे इसको रिड्यूस करें, ठीक है। ये देखिए यूएन में लिखूंगा अनएम्प्लॉयमेंट। अब बताइए कि कोई भी इकोनॉमिस्ट इनमें से कह सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी इंक्रीज्ड? बोले अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी डिक्रीज्ड। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बिलावल कह दे जी कि हम मुल्क में मार्शल लॉ चाहते हैं। अगर वो मार्शल लॉ चाहता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी किस चीज की हुई फिर? वाली तो वो तो डेमोक्रेसी वाली पार्टी नहीं हुई ना, फिर तो वो तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, पार्टी खत्म। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहां पर ये देखिए, कोई भी इकोनॉमिस्ट इनमें से नहीं चाहेगा कि बेरोजगारी बढ़े। बेरोजगारी को क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो अब जरा चेक करते हैं जरा। हम केन्स के पास गए जी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, कुछ बंदोबस्त करें, कैसे करें इसको? आप इकोनॉमिस्ट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करें। तो कहते हैं जनाब मेरी पॉलिसी इस्तेमाल करो ना। तो हमने कहा कौन है आपकी पॉलिसी, क्या है भाई? कहते हैं मेरी पॉलिसी का नाम है फिस्कल पॉलिसी। तो हमने कहा क्या करें इसके अंदर? तो कहते हैं मेरी फिस्कल पॉलिसी के 2 टूल्स हैं। टूल नंबर 1 गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कहते हैं। ये जो स्ट्रीटाइज कर रही है, रोड के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, डिफेंस, गवर्नमेंट के खर्चे हैं जितने, उनको जी सिंबल है इकोनॉमिक्स के अंदर। टी होता है टैक्सेस। तो इस वक्त हम इसको इग्नोर मारते हैं, जरा इसको इग्नोर मारे ना थोड़ी देर के लिए। अब केन्स कहता है जनाब अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है ना तो फिर मेरी पॉलिसी यूज करो। उसके अंदर क्या करो? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या करो? इंक्रीज करो। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करने का क्या मतलब है? वो सबसे पहले कहता है जनाब ये डैम शुरू करो ना, जरा ये लो, ये डैम शुरू करो, देखो कैसे आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो अब सोचें जरा, अगर डैम स्टार्ट कर दें आप तो उससे कितनी ही अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर एटलीस्ट कुछ ना कुछ कमी आएगी कि नहीं आएगी? ये ना समझे कि डैम के ऊपर जो है, कभी आप जाए वो कगान नारान की तरफ, अच्छा पहली बात है ट्रिप शिप ना छोड़ा करें, जो ट्रिप जा रहा है जाया करें उसके अंदर, ये फिर बाद में जिंदगी में मौके नहीं मिलेंगे। एक तो ट्रिप सस्ता पड़ेगा, दूसरा है कि जो आप कलेक्टिवली जाते हैं उसमें आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे आप। अच्छा अब जरा नारान वगैरह की तरफ जाएं, रास्ते के अंदर देखिए वहां पर डैम बन रहे हैं, सुना है कि इमरान खान के दौर में ये स्टार्ट हुए थे कुछ साल पहले। अच्छा वहां चाइनीज काम करते हुए आपको नजर आएंगे। अब वो जो चाइनीज काम करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, जो सामने नजर आ रहे हैं 300 बंदा, क्या सिर्फ 300 बंदों से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है? नो, बिहाइंड दी सीन जरा चेक करें। फॉर एग्जांपल वहां सीमेंट आ रहा है। अब बताएं कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, बेस्ट पे सीमेंट के अंदर, लकी चरा, डीजी खान सीमेंट, वहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वो जहां पड़ेगी वहां एम्प्लॉयमेंट भी बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी? कितनी ड्राइवर की जॉब देखी स्टील इंडस्ट्री के अंदर।
तो क्या होता है, मल्टीपल होता है ये वाला। वो सामने 200 बंदे जो नजर आ रहे हैं, सिर्फ इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी है बराबर। अच्छा, तो अब बताएं कि आपने डैम स्टार्ट किया तो उससे क्या हुआ, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्या होना शुरू हो जाएगी, रिड्यूस होना जाएगी। इसी तरीके से ये एक एग्जांपल दी ना मैंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग की। यूनिवर्सिटी स्टार्ट करो, बड़ा यूनिवर्सिटी का सेटअप स्टार्ट करो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाओ, तो जनाब उसके अंदर कई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसके बाद डॉक्टर्स की जॉब, प्रोफेसर की जॉब, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। सो अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी कंट्रोल्ड। ये किसकी पॉलिसी है, केन्स की। तभी जरा गौर से देखना जरा, इन दोनों की आपस में लड़ाई है। ये जो नून लीग पीटीआई की लड़ाई कुछ भी नहीं है, इनकी आपस में लड़ाई बहुत शदीद किस्म की है। ही सेज टू देम यू आर नथिंग मोर देन गार्बेज, दैट्स सेम रिप्लाई फॉर देम। तुम जो कुछ बकवास कर रहे हो, कूड़ा क्रिकेट है, या अभी बकवास ही करते चले जा रहे हो, कोई वर्थ ही नहीं है इसकी। तो देखें जरा, केन्स ने कहा गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। जब हम गए फ्रीडमैन के पास, तो फ्रीडमैन के पास भी वही सेम क्वेश्चन रखा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या करें। तो कहते मेरी पॉलिसी यूज करो ना। हमने कहा क्या हुआ है, कौन सी पॉलिसी है, कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी है मेरी। हमने कहा क्या करें उसके अंदर, तो ये देखिए जरा कि वो कहता है मेरी पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या करो उसके अंदर डिफरेंट टूल्स हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में चैप्टर 12 के अंदर। तो मैं सिर्फ एक चीज आपको बताने लगूंगा, ये लो इंटरेस्ट रेट, शराय सूद, बस। दूसरा होगा मनी सप्लाई वगैरह, एक्सचेंज रेट, वो बाद में हम पढ़ेंगे। लो जी, सिर्फ सूद की बात करता हूं मैं। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट की बातें कर रहा है वो, जबकि फिस्कल पॉलिसी के अंदर केन्स किसकी बातें कर रहा था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बातें कर रहा था। देखो डेस्टिनेशन क्या है, मंजिल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करना। डेस्टिनेशन सेम है लेकिन तरीकाकार, वे ऑफ थिंकिंग, मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। ये कहता है इंटरेस्ट रेट को कम करो। ये लो, इकोनॉमी के अंदर जब शरह सूद कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस एस्टेब्लिश होंगे। सोचे जरा आप कि फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं, मसलन आप सोच रहे हैं, आपका बड़ा भाई है, एमबीए कर लिया, अब उसे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है। अब उसने 1 करोड़ रुपए का क्या करना है, लोन लेना है बैंक से। तो लाजिम बात है जब 1 करोड़ रुपए का लोन लेगा तो क्या रीपे भी 1 करोड़ ही करेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट क्या सूद देगा। अब एज्यूम कर लो कि उस आपके भाई के ज़हन में था कि सूद जो है जस्ट जो है 9% होगा, तो मैं 1 करोड़ का लोन ले लेता हूं और बिजनेस स्टार्ट कर देता हूं मैं। लेकिन जब वो बैंक गया, बैंक से पूछा लोन चाहिए, बैंक तो कहता है मोस्ट वेलकम, टेक इट। जब आपके भाई ने पूछा फिर सूद कितना देना पड़ेगा, तो जनाब 9% आपके जहन में था, वो कहता है नहीं नहीं 9% के जमाने गए, ये जो है 18% है सूद। तो आपका भाई चुप करके वापस आ जाएगा, यार ये तो सूद बहुत ज्यादा है, इसको कहते हैं महंगा कर्जा, कॉस्टली लोन। बार बार आप कई दफा सुनेंगे ना ये चीजें कि हमने आईएमएफ से बड़े महंगे कर्जे लिए हुए हैं। उस महंगे कर्जे का क्या मतलब है, सूद बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो आपका भाई ये सोचेगा यार ये तो कर्जा बहुत महंगा है, इसके ऊपर तो मुझे पता नहीं कितना प्रॉफिट होगा, फला तो मुझे उल्टा ही पड़ जाएगा, लॉस हो जाएगा ये वाला सारा। अब सोचें जरा कि इसकी बजाय अगर इंटरेस्ट रेट आप सिंपली 5% कर दें, तो आप सोचें जरा जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेके डिफरेंट फर्म्स एस्टेब्लिश करेंगे कि नहीं करेंगे। जो ही नई फर्म्स बनेंगी, खुद सोचे, चले छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, ये नीचे होटल है। अब एक बंदे ने सिर्फ 8 लाख रुपए का लोन ले लिया बैंक से, 8 लाख का ये कोयटा होटल नीचे उसने खोल लिया। अब मुझे बताएं कि वहां पर उसने 6 लोगों की, कम से कम 6 लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट की कि नहीं की, कुक, वेटर, फला सारे का सारा। तो एक देखिए छोटा सा होटल है, कम से कम 6-7 लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया उसने। इसी तरीके से बड़ी बिजनेस कोई भी है, ये तहजीब बेकरी है मसलन, डी वाटसन है, ऐसे कोई भी, चाहे मेडिकल स्टोर खोल लें, चाहे बेकरी खोल लें, स्वीट हाउस खोल लें, उसके अंदर 6-7-8 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देते हैं। चलो स्कूल खोल लेते हैं आप, ठीक है। तो ये देखिए ये जो इदारा है आप जहां बैठे हैं राइज के अंदर, इसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की हुई है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी होगा तो जब सूद कम होगा तो क्या करेगा, वो लोन ले लेगा इजीली, इजी टर्म्स के ऊपर, और अल्टीमेटली वो क्या करेगा, बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी कंट्रोल्ड या डिक्रीज्ड। अब जरा गौर से देखें, यहां से मैंने एग्जांपल ली है, यहां पर क्या मैं कहना चाह रहा हूं, इन तमाम का मकसद, डेस्टिनेशन सेम है। क्या, बेरोजगारी कम करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, एंड लाइकवाइज बहुत सारी चीजें, इकोनॉमिक ग्रोथ पर बाद में पढ़ेंगे। लेकिन दोनों का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। ये कहता है ये मेथड यूज करो तो हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, ये कहता है नहीं ये मेथड यूज करो। तो अब देखा है दोनों की पॉलिसीज डिफरेंट है। तो ये मेन मकसद था बताने का कि ये इकोनॉमिस्ट हैं। तो इसके बाद जो है अभी हम बिस्मिल्लाह करने लगे हैं कि हमारे पास जो ये स्कूल ऑफ थॉट है, पहला कौन सा, क्लासिकल्स, उसकी जो पहली डेफिनेशन है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। और
जहां तक कोई क्वेश्चन है तो बोलें। एनी क्वेश्चन? नहीं। अच्छा जी, चलिए तो इस वक्त जो है हम सबसे पहले जो है डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेन हेडिंग दे दें, मेन हेडिंग दे दें डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। Definitions of economics. ये आपका हेडिंग है और ये समझे कि आपका पेज मतलब बुक के अंदर पेज नंबर 3 है शायद ना, नहीं हमारे तो पेज नंबर 1 होगा लेकिन बुक के अंदर पेज नंबर 3 है शायद, जहां डेफिनेशन की मैंने देखे जरा, मेरा पेज नंबर 3 था। चलिए ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, ये देखें जरा कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर नंबर 1 हम डेफिनेशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लासिकल्स। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है उसकी डेफिनेशन हमने सबसे पहले स्टार्ट करनी है। डेफिनेशन के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, जल्दी से इससे गुजरते हैं ताकि असल में कुछ चीजें जो हम स्टार्ट कर दें। हाँ जी, क्लासिकल्स क्या कहते हैं? अब तक इसकी लीडिंग पर्सनैलिटी कौन है? एडम स्मिथ को लिखवाया था, तो ये देखिए जी, एडम स्मिथ जो है इसकी लीडिंग पर्सनैलिटी है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, डेफिनेशन कब दी उसने और कहां पर दी, किस बुक के अंदर, बस वो हमारा जरूरी है लिखना यहां पर। ठीक हो गया? क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो क्या होंगे? एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं है आपके अभी पीएससी के अंदर, एमसीक्यूज होंगे। तो एमसीक्यूज के लिए टू द पॉइंट आपको कुछ चीजें जो है वो वाली आपने याद रखनी होगी। ठीक है, पहली बात तो होगी कि एडम स्मिथ जो है उसकी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो है कि कब उसने डेफिनेशन दी ये पता होना चाहिए आपको। क्यों इसके बाद इकोनॉमिक्स जो है इवॉल्व हुई, इस वजह से 1776 के अंदर 1776 में उसने डेफिनेशन दी थी। कहां दी थी उसने? अपनी बुक के अंदर। तो जो बुक है उसको हम देख लेते हैं जरा। बुक का नाम नॉर्मली यूज होता है वेल्थ ऑफ नेशंस है, लेकिन उसका पूरा नाम जो है वो जरा मैं लिख देता हूं आपको ताकि आपको पता चल जाए। ये ना होना कहीं एमसीक्यूज भी आया हुआ हो कि ये जो बुक है एडम स्मिथ ने कौन सी लिखी थी, पॉसिबल नहीं, आ सकता है। अब ये सिलेबस का पार्ट है, आपके एक एमसीक्यू में बना रहा हूं आपके लिए। फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय एडम स्मिथ, बस अब ये 4 बुक्स का नाम लिखा हुआ होगा तो आपको पूरी बुक का नाम पता होना चाहिए फिर वाला। ठीक है जी। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। जी, तो ये देखिए कि जो बुक का नाम है वो ये वाला है। हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते हम बुक का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि डेफिनेशन इस बुक में दी गई थी। ठीक हो गया? और पहली बुक है एवर इकोनॉमिक्स की। एन इंक्वायरी, इंक्वायरी क्या होता है? मकाला, थीसिस। मकाला, थीसिस को कहते हैं इंक्वायरी। इनटू द नेचर, नोयत, एंड कॉजेज, कॉजेज क्या होता है? असबाब, रीजंस ऑफ, ये देखिए वेल्थ क्या होती है? दौलत, ऑफ नेशंस, अकवाम। डिफरेंट अकवाम की पूरी दुनिया के अंदर जो दौलत है उसकी नेचर, रीजंस, असबाब क्या है उसके, वो हमें चेक करना है। तो ये देखिए कि ये इस बुक के अंदर सारा दिया गया था ये वाला। तो 2-3 कंट्रीज के वैसे भी हम देख लेंगे कि क्या कुछ है। अच्छा, अब पहली बात तो है कि डेफिनेशन को भी तो देखना चाहिए ना कि डेफिनेशन है क्या। फिर ये तो भी हम बातें कर रहे हैं क्या। नंबर 1 क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। देखिए ये सारे फिर एमसीक्यूज हैं ताकि ऐसा ऐसे याद हो जाएंगे, खुद बुक भी खोलेंगे, नोट्स भी खोलेंगे। सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट क्या है? क्लासिकल्स। लीडिंग पर्सनैलिटी कौन है? एडम स्मिथ। उसने डेफिनेशन दी, कौन सी भी लिखते हैं। कब दी? 1776 में। किस बुक में दी थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये सारा हटा दें आप, यहां तक ये लिखा हुआ है वेल्थ ऑफ नेशंस, कई जगह ये वर्ड लिखा हुआ होगा तो ये सेम होता है वाला। ठीक हो गया? जैसे हम कहते हैं ना आपका नाम क्या है, आप कहते हैं अजमल, फिर मैंने पूरा नाम बताओ, फिर आप कहते हैं अजमल हफीज, तो इसका मतलब हुआ कि क्या अजमल जो है नाम चलता है तो वेल्थ ऑफ नेशन चलेगा, लेकिन आपका पूरा जो है नाम उसका ये वाला था। डेफिनेशन चेक करते हैं इसकी। डेफिनेशन जो है आपका करेंगे इन्वर्टेड में लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इकोनॉमिक्स इज द साइंस / नॉलेज
ऑफ वेल्थ। ये लीजिए, मुआशियात दौलत का इल्म है, मुआशियात दौलत का इल्म है, ये इसकी डेफिनेशन है जो किसने दी? एडम स्मिथ ने दी। तो देखिए ये जो वर्ड है ना वेल्थ, इसके गिर्द ही सारी चीजें घूम रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर, ये देखिए वेल्थ, ठीक है। मुआशियात दौलत का इल्म है। इकोनॉमिक्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं सब्जेक्ट को? मुआशियात। अरबिक में क्या कहते हैं? इक्तिसादियात, ठीक है। जस्ट वैसे बता दूं कि कभी कभी थोड़ा बहुत कहीं हम पढ़ रहे होते हैं। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास इसकी डेफिनेशन। अब देखिए कि उसने अपनी बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। लिखिए एक सेंटेंस, ही डिवाइडेड हिज बुक into 4 parts। 4 parts का मतलब है 4 sections या 4 chapters। He divided his book into 4 chapters या 4 parts, 4 sections। कौन कौन से थे वो जरा इंपॉर्टेंट तरह देखिए जरा, क्योंकि वर्ड हम जो एम्फसाइज कर रहे हैं वो बार बार आ रहा होगा। तो ये लीजिए, 4 लाइनों में हमने वो 4 लिख लेने हैं जी। नंबर 1 लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ये चूंकि पहली डेफिनेशन है, पहली बुक है, इस वजह से थोड़ी सी डिटेल में हम चले गए हैं, अदरवाइज हम कोई ऐसी लंबी जो बुक्स को डिस्कस नहीं किया करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ ये सबसे पहले है। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। नंबर 3, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। नंबर 4, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो ये बड़ी क्लियरली आपको बुक के अंदर ये चीजें नजर आ जाएंगी लिखी हुई। तो बस इनको जरा एड्रेस कर लेते हैं अभी। अच्छा जी, ये देखिए जरा कि इस वक्त मैं इन तीनों को ये कर देता हूं सेपरेट, और ये देखिए जरा इसको मैं सेपरेट कर देता हूं। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अबव 3। ये देख लेना। तो सबसे पहले इस वर्ड को सीखते हैं कि ये क्या है। चैप्टर 7 के अंदर जाके हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, शायद 2 घंटे लग जाएंगे उसके अंदर, लेकिन इस वक्त बता रहा हूं सिंपल से वर्ड कंजम्पशन की वो जरा सोच लें। सर्फ करना, खर्च करना, ये सर्फ करना ये वाला होता है, ठीक है। वो सर्फ दूसरा नहीं होता कपड़े धोने वाला। सर्फ करना, खर्च करना, इस्तेमाल करना, इसको कहते हैं कंजम्पशन। ये देखिए जरा, ये मैंने जो ये सर्कल लगाया, आई हैव कंज्यूम्ड दिस मार्कर, मैंने इस्तेमाल कर लिया ये वाला। यू आर कंज्यूमिंग क्या? पेन, पेपर। कलेक्टिवली वी आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये लाइटें चल रही है, एसी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं कलेक्टिवली। इसका मतलब क्या आ गया? कंजम्पशन इज द अल्टीमेट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अबव 3। व्हाई वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, देन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देन एक्सचेंज्ड फॉर कंजम्पशन। तो अब ये देख लेते हैं कि ये देखें कि ये मार्कर जो है ये प्रोड्यूस हुआ कहां पर? मतलब लाहौर में। तो जरा चेक कर लेते हैं। अब ये देखना, अगर आप वेल्थ को ये समझ रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ ये डॉलर्स एंड रुपीज और करेंसी नोट्स हैं, तो आप गलत है। वो भी लिखते भी हैं थोड़ी देर के अंदर हम, ठीक है। तो अभी इसी की डेफिनेशन को यहां वाइंड अप करने लगे 5 मिनट के अंदर। ये देखें जरा इधर, ये मार्कर लाहौर में प्रोड्यूस हुआ, तो ये देखो ये वेल्थ है। आपके घर के ऊपर जो कार खड़ी है, आपके घर के अंदर टीवी, फ्रिज क्या है? वेल्थ है। आपका लैपटॉप आपकी वेल्थ है। इस वक्त ये चेयर राइस की वेल्थ है। ये देखिए ये वेल्थ है इस वक्त। तो ये ना समझेंगे ये डॉलर और रुपीज और करेंसी नोट सारे वेल्थ होते हैं, ठीक है। ये मार्कर प्रोड्यूस हुआ, ये वेल्थ है। एग्जांपल एक और भी ले लेंगे अभी हम। ये देखिए जी, ये मार्कर प्रोड्यूस हुआ है, मार्कर मैं लिखता हूं लाहौर के अंदर। ये देखना जरा, उसके बाद ये सारे का सारा मैं प्रोसीजर आपको कंप्लीट करके दे देता हूं। ये जो कुछ हुआ भाई वाला, तो ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ठीक है, बिल्कुल है। ये ले, ये मार्कर प्रोड्यूस हो गया ये वाला। ये क्या हो मैंने बनाया है? ये मैंने फिलहाल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, मैं नेशनल लेवल पे रहा हूं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। ये लो जी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित, कश्मीर, ये मैंने 6 रीजन को डिवाइड कर दिया है पाकिस्तान को। सबसे पहले क्या हुआ? ये मार्कर प्रोड्यूस। उसके बाद क्या हुआ होगा वो देखिए, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूट। तो लाहौर से ये निकल के पूरे मुल्क के अंदर ये क्या हो गया है? तकसीम हो गया ये मार्कर। मैं शॉपकीपर के पास गया, शॉपकीपर को मैंने 50 रुपए पे किए। 50 रुपए जब मैंने दिए तो उसने मुझे ये मार्कर दे दिया है। इसको क्या कहते हैं? एक्सचेंज। ये जो सारा प्रोसीजर चला है इतना लंबा,
कि लाहौर में ये पहले प्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद ये पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद मैंने ये ले लिया। किसके लिए? कंजम्पशन के लिए। राइट नाउ आई एम कंज्यूमिंग इट। अब थोड़ी देर बाद अभी ब्रेक होगी, आप जाएंगे चाय पिएंगे, देन यू आर कंज्यूमिंग टी। तो कंजम्पशन हर वक्त चल रही होती है ये, ठीक है। आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, मोटरसाइकिल को किक मारी, यू हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग पेट्रोल। गाड़ी स्टार्ट की, पेट्रोल स्टार्ट आप कंज्यूम कर रहे होंगे इस वक्त। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। ये जो मैंगो शैंगो है काम मुल्तान के अच्छे होते हैं, ये सिंध का तो नहीं है अभी यहां पर बंदा, सिंध का। आपको पता है सिंधड़ी आम मैं क्यों नहीं खाता? क्योंकि हम उसका सिर्फ और सिर्फ किराया ही दे रहे होते हैं। सिंधड़ी महंगे क्यों है? जस्ट ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ रही होती है हमें। वो सिंध से आम चलता है, यहां तक आते आते जो है वो 70 रुपए किलो महंगा हो चुका होता है। क्यों? ट्रैवलिंग कॉस्ट। वो ज्यादा आम जो मीठा कोई हो रहा है, चलो खैर इसको हम वो अभी डिस्करेज नहीं कर रहे। अच्छा इधर देखो, मैंगो कहां प्रोड्यूस हुआ? मुल्तान के अंदर। चले जी, मुल्तान में अंदर प्रोड्यूस हुआ, फिर वही चीजें बनेगी। ये देखें नीचे, ये देखिए सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ये मैंगो प्रोड्यूस हो गया है। उसके बाद क्या हुआ होगा? डिस्ट्रीब्यूट, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर चला गया। फिर क्या हुआ होगा? आपने 200 रुपया दिया, 1 किलो मैंगो ले आए, घर आए, छुरी चलाई, क्या किया? कंज्यूम कर रहे हैं आप उसको, खा रहे हैं आप उसको, ठीक है। तो खाना पीना ये सारे का सारा क्या होता है? कंजम्पशन होती है, ठीक है। तो बुक को उसने क्या किया? 400 में तकसीम किया। तो भी मैं बस 2-3 लाइनें वाइंड अप करने लगा, उसके बाद ये वाला पहली डेफिनेशन फिर सुने। पहली डेफिनेशन किसकी है? क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की। कौन लीडिंग पर्सनैलिटी है? एडम स्मिथ। कब डेफिनेशन दी? 1776 में। कहां दी? अपनी बुक के अंदर। बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस। पूरी बुक का नाम देख लें। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज द नॉलेज और साइंस ऑफ वेल्थ। माशाअल्लाह दौलत का इल्म है। तो देखिए ये इस वर्ड के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है। कौन? एडम स्मिथ। ठीक हो गया। इसके साथ एक और आप छोटा सा हेडिंग लिखिए क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है? तनकीद। क्रिटिसिज्म तनकीद। अच्छा, तो इधर पहले सुन ले। देखिए ना, अब ये देखें कि कोई भी पॉलिटिशियन कोई स्टेटमेंट दे, शहबाज शरीफ ने कोई स्टेटमेंट दे दी, उसके ऊपर तनकीद कौन करेगा? पॉलिटिशियन ही करेगा ना भाई। सियासतदान, पॉलिटिशियन स्टेटमेंट दे रहा है, उसके ऊपर कोई साइंटिस्ट थोड़ी तनकीद करेगा। एक साइंटिस्ट ने एक चीज दे दी, उसको क्रिटिसाइज कौन करेगा? दूसरा साइंटिस्ट करेगा ना। एक इकोनॉमिस्ट ने एक चीज दी है तो दूसरा इकोनॉमिस्ट ही उसको करेगा ना क्रिटिसाइज। लेकिन चूंकि शुरू है, स्टार्ट है, इकोनॉमिक्स का ओरिजिन है, तो वहां पर कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, तो डिफरेंट लोगों ने फिर जो है उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? वो जरा लिखवा देता हूं मैं आपको। लिखिए जी, डिफरेंट रिफॉर्मर्स। थक गए हो? थक गए? इसको मैंने पहले मना किया था, सिगरेट ना पिया करो, फिर वही काम। अच्छा अजी देखिए, डिफरेंट रिफॉर्मर्स क्रिटिसाइज्ड द डेफिनेशन and said that Adam Smith has given अब ये देखिए, undue respect to wealth। क्या इसने दौलत को ही बहुत ज्यादा अहमियत दे दी है? अनड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा बनती है उससे कहीं ज्यादा दे दी है। आगे देखिए, ड्यू टू विच पीपल वुड बी। तो अब सोचे जरा, हमारे माशरे के अंदर हर बंदा जब दौलत इकट्ठे करने के चक्करों के अंदर पड़ा हुआ है, चोरी चुकारी डकैती हर चीज चल रही है। ड्यू टू विच पीपल वुड बी, क्या लिखेंगे? लिखे ग्रीडी क्या है? लालची। एंड सेल्फिश, खुदगर्ज। पीपल वुड बी ग्रीडी एंड सेल्फिश विच वुड डिस्टर्ब द सोसाइटी।
which would disturb the society. अच्छा सुने, अब क्या हुआ कि एडम स्मिथ जो है अगर इसका जवाब नहीं देता, देखना एक पॉलिटिशियन जो है उसने स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर कोई तनकीद हुई और खामोशी से बैठा हुआ है, इसका मतलब तनकीद जायज थी, उसको जवाब देना पड़ेगा, लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये ऐसे होता है ना जैसे नेशनल असेंबली है, वहां पर जी हाँ जी ये सवालात हैं जी, कोई आपके वजीर कितने हैं, जवाब दें हमें, अगर जवाब नहीं दे रहे इसका मतलब है कि ये हमारी तनकीद जायज है। अब जो है एडम स्मिथ को जवाब देना पड़ेगा, तो जवाब देने के लिए आप मेन हेडिंग दें रिप्लाई। अब उसे जवाब क्या दिया, देखिए जी, एडम स्मिथ said that Adam Smith said that concept of wealth should not be अच्छा आप देखना वो वर्ड एक सिंपल सा है, जरा सोच के लिखना, मैं नहीं लिख रहा था कि देखा करें, गौर से देखा करें, वर्ड जो है कुछ मिले हुए होते हैं तो इस वजह से वो शुड नॉट बी मिस इंटरप्रेटेड बिकॉज wealth is not only the currency notes and coins, but every valuable thing is wealth. बस लिखना बंद। देखिए एडम स्मिथ क्या कह रहा है, कहता है ये जो तुमने कपड़े पहने हुए ना, ये तुम्हारी वेल्थ है, ये जो तुम्हारे घर के अंदर बर्तन पड़े हैं जिनमें तुम खाना खाते हो ना, ये तुम्हारी वेल्थ है, जिनमें खाना पकाते हो, जिस बेड पे सोते हो, ये तुम्हारी वेल्थ है। तो ये तो हर बंदे की नीड है ये वाली। तो कहता है वेल्थ के कंसेप्ट को, दौलत को मिस इंटरप्रेट ना करो। दौलत सिर्फ रुपया पैसा डॉलर कॉइन्स नहीं है, बल्कि हर वैल्यूएबल थिंग वेल्थ है। जैसे मुल्तान के अंदर मैंगो प्रोड्यूस हुआ, वो मैंगो क्या है, वेल्थ है। तो ये देखिए डॉलर कंपनी ने ये प्रोड्यूस करके रखे हुए अपने पास स्टॉक के अंदर, कितने 10,000, तो 10,000 मार्कर्स उसकी वेल्थ है। तो इस वक्त ये देखिए ये वेल्थ है। आपके घर के अंदर बता रहा हूं, आपका लैपटॉप, आपके अभी जो आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ आपकी वेल्थ है। वो तो ये तो हमारी नीड है, नॉर्मली हम वो यूज कर रहे होते हैं। लास्ट चीज बुक के हवाले से, जो बुक में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ था, जरा गौर से देखिए, बुक का नाम जरा गौर से देखिए, फिर पढ़ें। एन इंक्वायरी, ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने एक एक वर्ड पिक करके पूरी पूरी बुक्स लिखी है। फिर देखें एन इंक्वायरी क्या, एक थीसिस, मकाला, रिसर्च वर्क कहते हैं इसको। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, नोयत एंड कॉजेज, कॉजेज क्या है, रीजन, द सबब। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ क्या वेल्थ ऑफ नेशंस। डिफरेंट अकवाम की, डिफरेंट कौमों के पास जो दौलत है उसकी क्या नेचर है, तो जस्ट एड्रेस कर लेते हैं। जब KSA लिखा जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के पास वेल्थ कहां से आ रही है, हाँ जी, मेन उसका क्या सोर्स है, ऑयल। ये देखिए, तो क्या पूरी दुनिया के पास, हर के पास जो वेल्थ है वो ऑयल से आ रही है, नहीं है। देखिए डिफरेंट कौमों के पास वेल्थ डिफरेंट तरीके से आ रही होती है, तो उसके पास ऑयल है। अच्छा इसी तरीके से चलिए देखिए ईरान, कतर वगैरह क्या करेंगे, यहां पर गैस मेन कर लेते हैं, इनके पास ऑयल भी है, गैस जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया एक्सपोर्ट कर रहा है गैस, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरीके से ये जो मैं हमेशा कहता होता हूं, USA, अमेरिका, इसके पास जो वेल्थ है इस वक्त, जो पैसा वो जनरेट कर रहा है, कहां से कर रहा है, मिलिट्री वेपन, असला। ये जितना कुछ ये असला बेचता है, इसका दिल करता, देखिए मैं 100 का 1,00,000% बिलीव करता हूं इस सेइंग के ऊपर कि दुनिया के अंदर जितनी अफरा तफरी, जितनी जंगें हैं, सारी अमेरिका ने क्रिएट की हैं। मैं 100%, 1,00,000% मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि जानबूझ के करता है ये मस्तियां। क्या करता है, ताकि हमारा क्या बिके, असला बिके।
वो देखिए यूक्रेन वगैरह और इसराइल को सारा बेचता है, सारा असला बेच रहा है ये वाला। तो इसके पास जो बेसिकली क्या चीज है, वो बार बार कह रहा है चाइना को डराने के लिए और सबको डराने के लिए, ईरान को डराने के लिए, कि हमारा जो असला है वो तुम्हारा जो है बहुत ही ज्यादा नकम्मा है, हमारा बहुत ही ज्यादा मॉडर्न किस्म का असला है, तुम हमारा जो है वो हमें फेस नहीं कर सकते। ठीक है, बहरहाल इस वक्त मैं इतना बता रहा हूं कि दुनिया का इस वक्त राइट नाउ 2 जुलाई 2025 की बात कर रहा हूं, दुनिया का इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान तरीन बंदा कौन है? वही यहूदी नेतन्याहू और नंबर 2 ट्रंप। ये दोनों फंसे हुए हैं, बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं। आपको नहीं पता वहां पर क्या हालात बने हुए हैं इनके लिए। ये बहुत ज्यादा इनकी गेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स हैं, सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल चले, तो इस वक्त हमने ये डेफिनेशन नंबर 1 चेक की है, इसके बाद हम डेफिनेशन नंबर 2 और 3 की तरफ चलते हैं। तो इस वक्त यहां पर ये वाइंड अप कर दें इसको ना, ये प्रॉपर चेक करें कि ये हमारा टाइम कितना ये लगा ये करते हुए। देखिए 45 मिनट से ज्यादा हम नहीं चाहेंगे ना एक रिकॉर्डिंग के ऊपर।